एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगर। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों बात करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वीडियो फॉर द फेब्रवरी मंथ। इस पूरी वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बट ध्यान में रखिएगा, सीवीटी यूजी की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट चाहिए, एडू प्रेपरेटर के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जस्ट कॉल अस फॉर द असिस्टेंस। हम हर तरीके की हेल्प के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरू करते हैं। पहला करंट है, जीडीपी का एनालिसिस किया है एक संस्था है मूडीज। तो मूडीज एनालिटिक्स के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी है वो पिछले साल के मुकाबले इस बार 4% रहने वाली है। पिछले साल 6.6% थी, इस बार 4% के आसपास हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा अकॉर्डिंग टू मूडीज एनालिटिक्स। तो मूडीज 1909 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी रिपोर्ट आई है अभी, एशिया पैसिफिक आउटलुक कियोस अहेड। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है। मूडीज का हेडक्वार्टर अमेरिका की सिटी जिसका नाम है न्यूयॉर्क, वहां पर है। और इसके दो ऑपरेशंस हैं, एक है मूडीज रेटिंग्स और एक है मूडीज एनालिटिक्स। तो ये रिपोर्ट मूडीज एनालिटिक्स की है। इसके बाद आपको बता दूं, इंडिया दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो अपने फ्लाइट क्रू को अब इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस देगा। पहली बार ये काम चाइना ने शुरू किया था। इससे पहले हम लोग फिजिकल लाइसेंस देते थे, फिजिकल लाइसेंस। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस दिए जाएंगे। अपने आप में अच्छी बात है। और ये किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने। इसके बाद फॉर्मर फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर, नाम है इनका वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन 31 मार्च 2025 को रिटायर होने वाले थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पोस्ट से। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका टेन्योर 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का काम होता है इकोनॉमिक सर्वे बनाना, जो कि बजट से एक दिन पहले पार्लियामेंट में आता है। इसके बाद नेक्स्ट, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी का भी टेन्योर बढ़ गया है 1 साल के लिए। सर का रिटायरमेंट हो रहा था 24 फरवरी 2025 को। अब 2026 में रिटायर होंगे। आपको बता दूं, सुब्रमण्यम जी 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ काडर के। नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है और सीईओ पीवीआर सुब्रमण्यम है। इसके बाद फ्रेंड्स, नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड मिला है 2024 का। ये अवार्ड 100th स्कॉच समिट जो हुआ था इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, तब ये अनाउंस किया गया। स्कॉच अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर है जो रिकॉग्नाइज करता है गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस और सोशल डेवलपमेंट जैसी फील्ड्स में आपके द्वारा किए गए एक्सेलेंट काम को। इसके बाद रिलायंस दुनिया का सेकंड टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी हो गया है सैमसंग के बाद। और ये कहां पर इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में, मतलब रिलायंस टॉप 3 में आया है। इंडेक्स का नाम है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024। मतलब बड़े बड़े जाइंट्स जैसे एप्पल, नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट को भी रिलायंस ने पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पर रहा इस इंडेक्स में सैमसंग, नंबर 2 पे रिलायंस, नंबर 3 पर एप्पल, नंबर 4 पर माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 6 पर नाइकी देखने को मिलता है। इसके बाद टॉप 10 वेल्थिएस्ट वुमेन की भी लिस्ट आई है। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट ने बताया कि अगर दुनिया में 100% बिलियनियर्स में से 3% बिलियनियर्स विमेन है। और टॉप 10 विमेन बिलियनियर्स की टोटल वेल्थ $500 बिलियन से भी ऊपर है। इसके बाद मोहम्मद शामी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसमें हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये फास्टेस्ट इंडियन पेसर हो गए हैं जिन्होंने 200 ओडीआई विकेट्स ले ली है मात्र 110 मैचेस में। इससे पहले ये रिकॉर्ड अजीत आगरकर के नाम था जिन्होंने 133 मैचेस में ये काम करके दिखाया था। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करी है। ये सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन हो गए हैं इन द वर्ल्ड जिन्होंने 11,000 ओडीआई रन कंप्लीट करे हैं मात्र 261 इनिंग्स में। तो सबसे कम 11,000 ओडीआई रन सबसे कम इनिंग्स में कंप्लीट करे हैं विराट कोहली ने इन जस्ट 222। और तीसरे नंबर पर भी सचिन तेंदुलकर देखने को मिल जाएंगे 276। तो दुनिया के टॉप 3 फास्टेस्ट बैट्समैन टू क्रॉस 11,000 रन, तीनों में आपको इंडियन बैट्समैन देखने को मिलेंगे। 22 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्काउट डे। 22 फरवरी को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। इसके बाद बेटा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला एडिशन इनॉग्रेट कर दिया है। पहला एडिशन जो इनॉग्रेट हुआ भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। यहाँ पे सोल का मतलब है द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। इस द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप में जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको लीडर्स की तरह ट्रेन किया जाएगा। उनमें साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ उन्हें आने वाले भारत के नए लीडर्स के रूप में ट्रेन किया जाएगा।
तो कौन कौन सी ट्रेनिंग, इस पूरी एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सोल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट, अडेप्टिबिलिटी टू डिस्ट्रप्टिव चेंजेस। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल को एक और डिपार्टमेंट दे दिया है। तो ये एफबीआई के साथ साथ यूएस एटीएफ के भी नए डायरेक्टर होंगे। एटीएफ का मतलब है ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स। इसके बाद फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर, 25th गवर्नर शक्तिकांत दास, आपको पता है रिटायर हो गए थे पिछले साल, बट अब इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 अपॉइंट कर लिया है। तो इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, जिसमें से दूसरे सर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 1980 बैच के तमिलनाडु काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, वर्ल्ड में टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली है, विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट, जिसमें कुछ वर्ल्ड लीडर्स हैं, मतलब जो ग्लोबल फिगर्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है, जैसे कि निकोल किडमैन, जी पेलिकॉट ऑफ फ्रांस। ऐसी लिस्ट में इंडिया की तरफ से एकमात्र इंडियन जो आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगी वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन, तो इनको जगह मिली है टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में। क्यों भाई? मैडम के एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स थे इन कंजर्विंग द ग्रेटर एड्यूटेंट स्टॉक। स्टॉक एक एनिमल है जिसको यहाँ पर हरगिला कहा जाता है, ठीक है? तो इसको बचाने के लिए मैडम ने बहुत एफर्ट्स करे हैं, और इन्हीं एफर्ट्स की वजह से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल एम्पावरमेंट जैसी चीजों को भी मैडम ने प्रमोट किया। इसके बाद विश्वा राजकुमार ने जीत लिया है मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का अवार्ड। आपको बताऊं, जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, सर ने मात्र 13.50 सेकंड्स में 80 डिजिट याद कर ली। 80 डिजिट! हम लोगों से शायद, हम तो क्या, मेरे से शायद एक मोबाइल नंबर याद ना हो, बट ही रिकॉर्ड 80 डिजिट्स इन जस्ट 13.5 सेकेंड्स। इसके बाद आगे बात करते हैं, 24 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ सेंट्रल एक्साइज डे। नेक्स्ट है बेटा यूनेस्को। यूनेस्को ने लॉन्च किया है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन। मतलब ऑफ कोर्स इस कैंपेन के अंडर वुमेन्स को प्रमोट किया जाएगा कि वो साइंस में ज्यादा से ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट करें, साइंस में उनकी तरक्की हो। और देखो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंट्री, जिन कंट्रीज में 10% से भी कम आप लोगों को साइंस में काम करने वाली वुमेन देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, और आज की डेट में ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में 1/3 वुमेन है। तो यूनेस्को के इस कैंपेन को कनाडा का इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर भी सपोर्ट कर रहा है, जो चाहता है कि विमेन्स स्टेम फील्ड्स में आगे बढ़े। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स होता है। और इस पूरे की पूरे मूवमेंट का जो टैगलाइन है या मोटो जो है वो रखा गया है #एवरी वॉइस इन साइंस, #एवरी वॉइस इन साइंस। इसके बाद मिशन मून लॉन्च कर दिया है नासा ने 26 फरवरी को। इनके मिशन मून का जो नाम है, मतलब जो इनका लैंडर है, ये मिशन जो इन्होंने नासा ने भेजा है, ये लैंड करेगा चांद के ऊपर। लैंडर का नाम है एथेना। इस मिशन को स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट पर भेजा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है, क्योंकि अगले ही साल नासा जो है वो आर्टेमिस मिशन भी लॉन्च करेगा, जिसमें नासा दोबारा से एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतारेगा। ठीक है जी। तो इसकी लाइव फुटेज नासा ने जारी करी थी स्पेस एंथुसियास्ट के लिए। और आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू नासा शायद ये मिशन चांद की धरती पर 6 मार्च के आसपास लैंड करेगा। इसके बाद मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीत लिया है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। पहली बात तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये गोवा का एयरपोर्ट है। पिछले कई सालों में इन्होंने वर्क प्लेस इंजरीज को रिड्यूस किया है, बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट किया है, और 0 इंसिडेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया है। एक भी दुर्घटना अभी तक गोवा एयरपोर्ट पे नहीं हुई। गोवा एयरपोर्ट को जीएमआर जो है वो ऑपरेट करता है। जीएमआर कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसका नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसी वजह से इसको सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से आपने ऑनर किया है। आपको पहले ही बता दूं, गोवा में आज तक, इंडिया में आज तक सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसी एयरपोर्ट को नहीं मिला। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में एक और रिकॉर्ड टूटा। विराट कोहली ने दोबारा से हिस्ट्री को रिराइट किया। फास्टेस्ट बैट्समैन बने, जिन्होंने 14,000 ओडीआई रन्स को पूरा किया इन जस्ट 287 इनिंग्स। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर था, जो 350 इनिंग्स में जिन्होंने 14,000 रन्स कंप्लीट करे थे। विराट कोहली डिड इट इन जस्ट 287 इनिंग्स, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड हो गए हैं अब ये।
सेकंड नंबर पर सचिन तेंदुलकर, थर्ड नंबर पर श्रीलंका के बैट्समैन कुमार संगकारा है। इसके बाद फ्रेंड्स आरबीआई ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जो 24 से 28 तक चला, जिसका थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी विमेन्स प्रॉस्पेरिटी। तो इस पूरे की पूरे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में विमेन को ज्यादा फोकस रखा गया। इसको लॉन्च किया आरबीआई के 26 गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने। आरबीआई के बारे में जान लीजिए, 1935 में ये बैंक बना। हेडक्वार्टर मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में है। संजय मल्होत्रा गवर्नर है। इसके बाद एक कैंपेन है जिसका नाम है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, जिसने एक साथ 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। तो ये क्या है? ये देश का प्रकृति परीक्षण अभियान एक्चुअली में एक हेल्थ केयर और आयुर्वेद कैंपेन है, जिसको नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन चला रही है। सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। और इसका पहला कैंपेन जो चरण है, वो मुंबई में कंक्लूड हुआ। तो कौन कौन सी 5 फील्ड्स में इस कैंपेन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पहला, मोस्ट प्लेजेस रिसीव फॉर अ हेल्थ कैंपेन इन 1 वीक। एक सप्ताह में किसी हेल्थ कैंपेन में इतनी सारी प्लेजेस आना। कितनी प्लेजेस आई? तकरीबन 6,04,912, 60,04,912। उसके बाद मोस्ट प्लेजेस रिसीव फॉर अ हेल्थ कैंपेन इन अ मंथ। एक महीने में किसी हेल्थ कैंपेन को इतनी सारी प्लेजेस मिलना, उसमें भी रिकॉर्ड बना दिया। फिर ओवरऑल किसी हेल्थ कैंपेन को इतनी सारी प्लेजेस मिलना, उसमें इनका रिकॉर्ड बना, जो कि तीसरा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद सबसे ज्यादा ऑनलाइन लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ पीपल डिस्प्लेइंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट, उसका रिकॉर्ड बना। और लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो एल्बम ऑफ पीपल सेइंग द सेम सेंटेंस, इसका रिकॉर्ड बना। इसके बाद एमपी का डाटिया एयरपोर्ट बन गया है 8th एयरपोर्ट। डीजीसीए से लाइसेंस इनको मिल गया है। हर एयरपोर्ट की कैटेगरी होती है, तो एमपी का डाटिया एयरपोर्ट का कैटेगरी है 3C VFR कैटेगरी। एमपी के बारे में जान लीजिए, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव है, गवर्नर मंगूबाई चग्गनबाई पटेल है, कैपिटल भोपाल है। एमपी की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सामने है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये वैसे तो इंडिया का 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, बट ये ईस्ट इंडिया का पहला है, जो बना है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के पास, गरपंच कोट एरिया के पांचेट हिल्स के ऊपर। दोबारा सुन लीजिए, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में गरपंचकोट गरपंचकोट एरिया के पांचेट हिल्स में इसको बनाया गया है। ये ईस्टर्न इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। सबसे पहला आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, उसके बाद नैनीताल, माउंट आबू, गिरिबनी हिल्स और कवालुर। और उसके बाद अब आपको 6th देखने को मिल रहा है इन गरपंचकोट एरिया ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद मध्य प्रदेश बन गया है इंडिया का स्टेट जिसके पास सबसे ज्यादा वल्चर्स की पॉपुलेशन है। आपको बता दूं, बहुत एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है वल्चर की पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड करी है हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया। तो अभी एक सेंसस कंडक्ट हुआ था, वल्चर का सेंसस बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें 12,981 वल्चर्स को काउंट किया गया। 2019 में थी 8,397, 2024 में थी 10,845 और 2025 में देखने को मिल रही है 12,981। सिग्निफिकेंट इंक्रीज। वल्चर को काउंट करने के लिए, सेंसस कंडक्ट करने के लिए विंटर सीजन सबसे एप्ट सीजन माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, भारती एयरटेल के फाउंडर और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को किंग चार्ल्स थर्ड के अंदर, मतलब के लीडरशिप में, किंग चार्ल्स थर्ड के अंडर ऑनररी नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जब से ब्रिटेन के नए मोनार्क बने हैं, दैट इज किंग चार्ल्स थर्ड। तब से किसी इंडियन को नाइटहुड अवार्ड नहीं मिला। तो ऑनररी नाइटहुड अवार्ड रिसीव करने वाले ब्रिटेन के न्यूली अपॉइंटेड मोनार्क से ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं, जिनको ब्रिटेन के न्यूली अपॉइंट मोनार्क ने ऑनररी नाइटहुड अवार्ड दिया। क्यों दिया सर? क्योंकि इंडिया यूके बिजनेस रिलेशंस को सर ने काफी अपलिफ्ट किया है। इससे पहले ये अवार्ड 1997 में जमशेद ईरानी जी को मिला, 2001 में रविशंकर जी को मिला, 2009 में रतन टाटा जी को मिला। इसके बाद बिस्लेरी जो है बेटा, वो एएसआई के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन कर रही है और ये दोनों मिलकर एक कैंपेन चला रहे हैं, दैट इज अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कैंपेन। इस कैंपेन के अंडर ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो जितनी भी हिस्टोरिकल बॉडीज हैं, हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज हैं, मतलब जो बहुत बहुत पुरानी वाटर बॉडीज है, उसको रिस्टोर कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? और ये इनिशिएटिव बिस्लरी का सीएसआर प्रोग्राम, तो बिस्लरी का सीएसआर प्रोग्राम चल रहा है ऑलरेडी, नई उम्मीद, उसके अंडर बिस्लरी ने ये कोलैबोरेशन
किया है एएसआई के साथ। सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी दिन और बताऊंगा इसके बारे में, बट ये मान के चलिए कि हर प्राइवेट कंपनी को सीएसआर के नाम पर कुछ पैसा लोगों के लिए खर्च करना होता है। तो बिस्लरी का सीएसआर प्रोग्राम है नई उम्मीद। इसी नई उम्मीद के अंडर बिस्लरी ने एएसआई के साथ किया पैक्ट, और अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 दोनों मिलकर साथ चला रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड, जर्मनी के नेक्स्ट चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी जो है वो इस बार के नेशनल इलेक्शंस में जीती। आपको पहले ही बता दूं, फ्रेडरिक मर्ज ने कभी कोई गवर्नमेंट रोल इससे पहले होल्ड नहीं किया है, बट हाँ, जर्मन पॉलिटिक्स में बहुत लंबे समय से है जरूर ये अपने कंजर्वेटिव स्टांस के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद नमिता गोखले की बात कर लेते हैं। नमिता गोखले की नई बुक आ गई है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स, अ लिटरेरी एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, फेट एंड माइथोलॉजी, जिसमें तकरीबन 15 शॉर्ट स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी लव, डेस्टिनी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तरह तरह की चीजों के ऊपर। इसके बाद नेवल शिप, इंडिया का डीकमीशन नेवल शिप नाम है आईएनएस गुलदार। ये बनेगा, मतलब इसको सिंधु दुर्ग कोस्ट के पास इस शिप को डुबाया जाएगा और ये शिप कन्वर्ट किया जाएगा इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम में। तो ये शिप जो है ये इंडिया के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ रीफ में कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए इस शिप को दे दिया गया है एमटीडीसी को, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। और ये इस शिप में लगे सारे पोल्यूटेंट्स को रिमूव करेंगे, सारे एनओसीज लेंगे, मतलब जितने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं, सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेंगे, और उसके बाद इसको सिंधु दुर्ग में के पास डुबा दिया जाएगा ताकि स्कूबा डाइवर्स के लिए एक बड़ा एडवेंचरस स्पोर्ट उनको मिल सके। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, इंडिया में कुछ और मेराइन सबमरीन्स हैं क्या, मतलब कुछ और मेराइन म्यूजियम्स है क्या। हाँ, आईएनएस अपना कुरसुरा है, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस कुदालोर है। आईएनएस कुरसुरा विशाखापत्तनम में, आईएनएस विक्रांत मुंबई में, आईएनएस कुदालोर पौंडीचेरी में देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स पंकज अडवाणी ने जीत लिया है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, जो कि कतर की कैपिटल दोहा में हो रहा था। आपको मैं पहले ही बता दूं, इस विन के साथ ये इनका 14th एशियन टाइटल है, इससे पहले 13 बार जीत चुके हैं ये। और ये पूरा की पूरा एशियन स्नूकर चैंपियनशिप कतर की कैपिटल दोहा में 15 से 21 फरवरी के बीच चल रहा था। होस्ट कर रही थी बिलियर्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन, कतर बिलियर्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन, और ऑर्गेनाइजर थे एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट। एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स बनी है 1984 में। 25 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ये स्नूकर, पूल, इंग्लिश बिलियर्ड्स, कैरम जैसी गेम्स को प्रमोट करती है। उसके बाद फ्रेंड्स 27 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड एनजीओ डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये असम के गुवाहाटी में होने वाले झूमुर इवेंट में पार्टिसिपेट करने पहुंचे। आपको बता दूं, झूमुर एक डांस है, एक फोक डांस है जो कि सदर्न एथेनो लिंग्विस्टिक ग्रुप सेलिब्रेट करता है, जिसका ओरिजिन छोटा नागपुर के आसपास हुआ है। और ये भी बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डांस इन द टी गार्डन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय द वर्कर्स इन असम। और इस पूरे डांस में विमेन जनरली मेन डांसर्स और सिंगर्स रहती हैं, जबकि जो लड़के होते हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, जैसे कि मदल, ढोल, ढक, सिंबल्स, फ्लूट्स, शनाई। तो इस बार असम टी इंडस्ट्री के 200 साल पूरे होने वाले हैं, जिस वजह से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डांसर्स परफॉर्म करेंगे झूमर, 8,600 डांसर्स। इसके बाद डीआरडीओ ने और इंडियन नेवी ने मिलकर इंडियन नेवल सीकिंग हेलीकॉप्टर से एक एंटी शिप एक एक नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज किया है टेस्ट फायर। आपको पहले ही बता दूं, किसी हेलीकॉप्टर से मिसाइल्स वगैरह लॉन्च वैसे नहीं होती है, मतलब नेवल एंटी शिप मिसाइल्स तो नहीं होती हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि किसी हेलीकॉप्टर से नेवल एंटी शिप मिसाइल लॉन्च हो रही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लॉन्च 25 फरवरी 2025 को हुआ। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी जो चांदीपुर में है, वहां पर ये सारा के सारा लॉन्चिंग जो है वो परफॉर्म किया गया। डीआरडीओ की बात कर लेता हूं तो 1958 में ये डीआरडीओ बना, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करता है। समीर वी कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। इसके बाद 27 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रोटीन डे। एंड द लास्ट करंट बट नॉट द लीस्ट 28 फरवरी, जिसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। फ्रेंड्स, नेशनल साइंस डे सीवी रमन की मेमोरी में सेलिब्रेट होता है, जो कि इंडिया के पहले फिजिस्ट थे, मतलब पहले वो थे पर्सन थे, स्कॉलर थे जिनको
फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी किया था रमन इफेक्ट का। इसी के साथ खत्म हो जाता है आज का ये करंट अफेयर बुलेटिन। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। एंड इफ यू आर ऑन द लाइक वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लास्ट तक बने रहे थे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऑल्सो रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, ताकि हम आपके साथ ग्रो कर सके। एडू प्रेपरेटर हमेशा से कमिटेड रहता है कि आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेजेस मिले, और बिल्कुल मिलेंगे बेटा। और जैसे कि मैंने बोला, फॉर्म्स आउट हो गए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम जल्दी से जाके फॉर्म भरिए। नहीं समझ में आ रहा है कैसे भरना है, एडू प्रेपरेटर को कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने कुछ नंबर शो करे हैं, एनी ऑफ देम यू कैन कॉल एंड आस्क योर डाउट्स। edupreparator.com पर भी विजिट करके आप हमारे फ्री मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। दिस इज दीपक सिंगल, विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।